नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो वर्तमान भारत में कितनी अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वो वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आज हम इसके बारे में, प्रत्येक अनुसूची के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे, यानी एक एक अनुसूची को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। तो इसलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहली अनुसूची के बारे में। फर्स्ट अनुसूची में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व उनकी राजधानी का उल्लेख किया गया है। यानी इसमें भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका नाम व उनकी राजधानियों का उल्लेख किया गया है। अगर किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन, नए राज्य का गठन या उनकी सीमा में परिवर्तन किया जाएगा तो अनुसूची 1 में ही परिवर्तन किया जाएगा। अब देखते हैं सभी केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों में प्रशासन के संचालन के लिए भारत सरकार के द्वारा राज्यों के लिए गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 30 अक्टूबर 2019 तक इस अनुसूची 1 में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। प्रदेशों का उल्लेख था, यानी संघ शासित जो प्रदेश हैं इनका उल्लेख किया गया था। लेकिन बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करने के बाद 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश रह गए थे। यानी जम्मू कश्मीर का जो विलय है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद एक राज्य कम हो गया, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और लद्दाख और जम्मू को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अनुसूची 1 में जम्मू कश्मीर का उल्लेख 15वें स्थान पर था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को 15वें स्थान को समाप्त कर दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में उसको 15वें स्थान को समाप्त कर दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली व दमन और दीव को दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इनकी राजधानी वो दमन है। खंबात की खाड़ी, ये दीव है और ये दमन, और ये है जो बीच में जो वैली है ये है खंबात की खाड़ी। तो इन दोनों को अलग करने का जो काम करती है वो है खंबात की खाड़ी, यानी इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को अलग करती हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत इनका संयुक्त हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय के जो भी मामले आते हैं इनका जो सुनवाई है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत की जाती है। अब केंद्र सरकार के द्वारा इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक करने का क्या लक्ष्य था, यानी क्या उद्देश्य था कि इन दोनों को एक किया जाए। तो पहली बात है कि दोनों का इतिहास, भाषा, संस्कृति एक समान है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, बजट निर्माण में आने वाली समस्याओं या जो भी जितना भी खर्चा आता है उसको कम करने के लिए, और जो भी स्कीम और योजना होती है उनको सही तरीके से वहाँ पहुँचाने के लिए, कर्मचारियों का बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए, और प्रशासन के जो पेपर वर्क में कमी खर्च आता है उसको कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। अब बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची 2 के बारे में। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल को वेतन की जगह परिलब्धियां दी जाती हैं, यानी वेतन की जगह परिलब्धियां दी जाती हैं, यानी वेतन का उल्लेख न करते हुए परिलब्धियों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि राष्ट्रपति भारत का और राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च पद होता है, इसलिए उनको वेतन के रूप में परिभाषित न करके परिलब्धियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति का वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है। उसको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ही दिया जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश व भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। यानी इनके जो वेतन भत्ते हैं इनका उल्लेख 2 अनुसूची में किया गया है, बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है, वेतन का उल्लेख, वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के बारे में। इस अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान के संवैधानिक अधिकारियों के द्वारा ली जाने वाले शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति व राज्यपाल का उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं किया गया है। यानी इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं किया गया है। तो इनका उल्लेख, राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 60 के अंदर, उपराष्ट्रपति का उल्लेख 69 और राज्यपाल का उल्लेख 159 आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो अब किस किस का उल्लेख इस संविधान की अनुसूची 3 के अंतर्गत किया गया है। तो अनुसूची 3 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालयों, हाईकोर्ट के
न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद के सदस्यों, विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। अब किसका उल्लेख इस सूची के अंतर्गत नहीं किया गया है? लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं किया गया है। बात करते हैं अनुसूची 4 के बारे में। भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी किस राज्य को कितनी सीटों दी जाएगी और किस आधार पर दी जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है, यानी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व राज्यसभा में दिया जाता है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उसको उतना ही अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उसको कम प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों की सीटों की संख्या अधिकतम 250 है, वर्तमान में 245 है। आरक्षण के आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं किया गया है। चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे विधानसभा में और लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वैसे ही राज्यसभा में इस प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बात करते हैं अनुसूची 5 के बारे में। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है, यानी अनुसूची 5 में राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र है जो घोषित किया जा सकता है और उसके जो प्रशासन है उसका भी राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालन किया जाता है। इसके संबंध में जनजातीय परिषद का गठन किया जा सकता है, जिसमें 20 सदस्य होंगे, 20 सदस्य जो मनोनीत किए जाएंगे। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसूची 6 के बारे में। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र का के जो प्रशासन का जो है संचालन का उल्लेख किया गया है। इसके लिए एक जनपद का गठन करने का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें 30 मेंबर होंगे जो संस्कृति, जल, जमीन, जंगल का संरक्षण करेंगे। यानी अनुसूचित जो क्षेत्र है उनके संरक्षण के बारे में एक जनपद का भी गठन करने का उल्लेख किया गया है, जो संस्कृति, जल, जमीन आदि का संरक्षण करेगी। ऐसा क्षेत्र जहां अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक संख्या में निवास करते हो, इसे अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र है जो घोषित कर सकता है, यानी राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुसूची 7 के बारे में। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का में जो उल्लेखित विषय हैं इनका उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, वहीं मूल संविधान में 97 विषय थे। राज्य सूची में वर्तमान में 62 विषय हैं, वहीं मूल संविधान में 66 थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 है, वहीं मूल संविधान में 47 थे विषय है। बात करते हैं कि संघ सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। राज्य सूची पर राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है और समवर्ती सूची पर दोनों द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही इस पर कानून बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार अधिक प्रभावी होगा। 42 यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में कुछ विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। कौन कौन से विषय थे? शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण, बाट एवं माप, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, इन विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, यानी राज्य सूची की विषय के जो थे उनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। साइबर क्राइम, सरोगेसी मदर यानी किराए की कोख, इनका उल्लेख है वो आर्टिकल 248 में किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो शक्ति है वो संसद को प्रदान की गई है, यानी इस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्रदान किया गया है। आर्टिकल 249 में यानी 249 में राज्य सूची का ऐसा कोई भी विषय जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित हो, ऐसे विषय पर राज्यसभा को यह विशेष अधिकार प्रदान किया गया है कि वो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को सौंप सकता है। आर्टिकल 250 यानी आर्टिकल 250 में राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है जो संसद को प्राप्त हो जाती है। बात करें अनुसूची 8 के बारे में। भारत के विभिन्न मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी अनुसूची 8 में इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। लेकिन मूल संविधान में इसके अंतर्गत 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इन भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगर किसी भी भाषा का नया संविधान में जोड़ा जाएगा तो 8वीं अनुसूची में उसको ऐड किया जाएगा, यानी 8वीं अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा।
21वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद में 72 यानी 72वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद में 92 यानी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया, यानी इन भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। वर्तमान में राजस्थानी, भोंटी, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी यानी इंग्लिश भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इंग्लिश भाषा को शामिल नहीं किया गया है। इस अनुसूची में सशास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया भाषा को भी शामिल किया गया, यानी ये शास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। राजभाषा आयोग आर्टिकल 344 और 2, इसमें कुल 23 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष, 22 सदस्य, सभी भाषाओं से एक एक सदस्य होता है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, यानी 22 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और उसके साथ में 22 सदस्य। क्योंकि वर्तमान समय में भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो प्रत्येक भाषा के लिए एक एक सदस्य का उल्लेख किया गया है, तो वो अपनी भाषाओं का 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का संरक्षण करता है। यानी ये जो समिति है राजभाषा आयोग, वो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का संरक्षण करता है। अब देखते हैं राजभाषा समिति आर्टिकल 344(3), इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जैसे में 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। एकमात्र समिति है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, यानी राजभाषा समिति एकमात्र समिति है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, जिसका आर्टिकल 344(3) में उल्लेख किया गया है। इसका जो कार्य है वो हिंदी भाषा को संरक्षण प्रदान करना, यानी राजभाषा समिति का जो कार्य है वो है हिंदी भाषा को संरक्षण प्रदान करना। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 9 के बारे में। ऐसा कानून का उल्लेख जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी ऐसे कानूनों का उल्लेख किया गया है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया था। ऐसा कोई कानून जो संसद द्वारा निर्माण करके अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। 9वीं अनुसूची में 286 286 कानून है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 24 अप्रैल 1973 को 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया। वह इस पीठ ने 7-6 से अपना फैसला सुनाया और कहा आज के बाद यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी न्याय कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया तथा यदि उसमें संविधान के आधारभूत ढांचे या संरचना या मूलभूत संरचना का उल्लंघन किया गया तो उसे भी न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सबसे विवादित मामला है। इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया जिसमें 13 सदस्य शामिल थे, यानी 13 न्यायाधीश शामिल थे। आधारभूत या मूलभूत संरचना या आधारभूत ढांचा की व्याख्या पहली बार केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में की गई थी, परंतु मूलभूत ढांचे या संरचना की जो परिभाषा न्यायपालिका द्वारा समय समय पर दी जाएगी। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 के मामले में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई क्योंकि प्रथम संविधान अंतरिम संसद के द्वारा किया गया था। इस कारण से चुनौती दी गई, चुनौती अस्वीकार या खारिज कर दिया गया, यानी प्रथम संविधान संशोधन अंतरिम संसद थी उसके द्वारा किया गया था। 2007 में इसमें पुनः दोबारा संशोधन किया गया है। वह उल्लेख किया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन 1973 से पहले के कानून जो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन को यूएसए से ग्रहण किया गया है। अब बात करेंगे अनुसूची 10 के बारे में। 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है जो वर्तमान में समय में बहुत ही चर्चा में रहती हैं। सभी राज्यों में के जो विधायक या सांसद दल बदल के लिए चर्चा में रहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है। दल बदल से विरोधी कानून से संबंधित 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान में दल बदल का उल्लेख नहीं है या कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दल बदल को आयाराम गयाराम हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। आयाराम व गयाराम हरियाणा संस्कृति के लिए चर्चा में रहा। 1952 से संविधान संशोधन 1985 में यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के 1/3 से अधिक सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा या उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 1/3 से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो दल बदल माना जाएगा व उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जिस सदन के सदस्य दल बदल करते हैं उसे संबंधित निर्णय उस सदन के सभापति या अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाएगा।
91 यानी 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के 2/3 से अधिक सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। अगर 2/3 से कम सदस्यों के द्वारा दल बदल करने पर सभी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वह दल बदल माना जाएगा। यदि एक दल का विलय दूसरे दल में हो जाता है तो दल बदल नहीं माना जाएगा या दल बदल का जो कानून है वह लागू नहीं होता है। दल बदल से संबंधित सभी शिकायतें संबंधित सदन के अध्यक्ष के पास की जाती हैं। शिकायत सदन का कोई भी सदस्य कर सकता है। संबंधित सदन के अध्यक्ष सभापति के पास शिकायत के निपटारे हेतु कोई समयावधि का निर्धारण नहीं किया गया या कोई भी प्रावधान नहीं है कि कितने समय के अंतर्गत इस समस्या का समाधान करना है। संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम नहीं होता है, यानी इस निर्णय के खिलाफ विरुद्ध या न्यायालय में यानी कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब बात करते हैं अनुसूची 11 के बारे में। अनुसूची 11 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख, यानी इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1993 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। इस समय देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वह अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 को जोड़े गए। पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। अब बात करते हैं अनुसूची 12 के बारे में। इसके अंतर्गत न्यायपालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया गया, यानी न्यायपालिकाओं द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसको 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान के भाग 9A आर्टिकल 243P और आर्टिकल 243ZG तक इसका के कार्यों का उल्लेख किया गया है और इसमें 18 विषय का उल्लेख किया गया है। तो यह था आज का हमारा वीडियो भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट लाइक जरूर करें। धन्यवाद।